students, in today's lecture we are going to discuss the novel कांथापुरा written by राजा राव। तो राजा राव द्वारा रिटन नोवेल कांथापुरा को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में है और आप में से ही एक स्टूडेंट है रामकरण, जिसने ये करवाने के लिए कहा है और आज मैं इसी नोवेल को करवाऊंगी ताकि ये सभी के लिए बेनिफिशियल रहे। तो देखिए, जो ये कांथापुरा नोवेल है ये राजा राव के द्वारा रिटन है। तो देखिए, राजा राव एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर रहे हैं, फेमस नोवेलिस्ट रही है, ये फेमस स्टोरी राइटर रही है। देखिए, इनका जन्म देखें तो वो हुआ था 1908 में, यानी 1908 में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए, 1908 में हमारा देश है जो इंडिया है वो आज़ाद नहीं हुआ था। 1908 में इनका जन्म हुआ और जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो इन्होंने क्या देखा, इंडिया है जो वो स्ट्रगल कर रहा है किस चीज़ के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, यानी अपनी आज़ादी के लिए इंडिया संघर्ष कर रहा है। और ये संघर्ष करने में सबसे बड़ा योगदान कौन दे रहा था उस वक्त, तो वो दे रहे थे महात्मा गांधी। तो वो उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, उनकी फिलोसफी से, उनके मूवमेंट्स थे जो, यानी कि उनके जो आंदोलन थे उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उसे गांधीज़म को इन्होंने इस नोवेल में दिखाया है। आपको पता है, जब भी कोई राइटर, कोई भी नोवेलिस्ट कोई ना कोई वर्क लिखता है, कोई नोवेल लिखता है या फिर कोई भी स्टोरी लिखता है, तो वो उसमें अपनी लाइफ का कोई ना कोई हिस्सा, अपनी लाइफ का कोई ना कोई पार्ट होता है जो उसको वो इंक्लूड कर देता है। तो इसलिए जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं तो उससे पहले हमें उसके राइटर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसके राइटर की ही जो भावनाएं हैं, उसके जो फीलिंग्स है, वही सारी किस्में होती हैं नोवेल में, और उसकी हाफ लाइफ क्या होती है उनके नोवेल्स में प्रेजेंट होती है। तो देखिए, यहाँ पर राजा राव है जो उनकी भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो इस नोवेल में हमें दिखाई देता है। जैसे वो एक ब्राह्मण थे, वैसे ही जो ये नोवेल है वो भी एक ब्राह्मण मूर्ति से जोड़ा गया है, यानी कि जो मूर्ति है इस नोवेल का हीरो, इस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट, वो कौन है, एक ब्राह्मण है। तो उसी तरह राजा राव भी क्या है, एक ब्राह्मण है। तो इस तरह से इन्होंने अपने ही लाइफ से रिलेटेड कुछ यहाँ पर लिखा है, यानी अपनी लाइफ को उसने इस नोवेल में प्रेजेंट किया है। तो राजा राव है जो, राजा राव का जन्म देखे तो वो हुआ था मैसूर में। तो मैसूर कहाँ पर है, ये है कर्नाटका में। कर्नाटक स्टेट है जो हमारे इंडिया का, उसमें पड़ता है मैसूर, यानी कि मैसूर में इनका जन्म हुआ था। मैसूर के हसन में, हसन एक जगह का नाम है, एक विलेज का नाम है। तो हसन विलेज में, मैसूर कहाँ, कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था। और ये एक कन्नड़ ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि ये एक कन्नड़ फैमिली से बिलोंग करते थे और ये एक ब्राह्मण थे। ये इंडिया में स्टडी करने के बाद, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद ये कहाँ पर चले गए थे, तो ये चले गए थे फ्रांस में। तो कहाँ पर गए ये, फ्रांस में। और वहाँ पर ये कब से कब तक रहे थे, तो वहाँ पर ये रहे थे 1928 में गए थे और 1939 में ये वापस इंडिया आए, यानी 1928 में ये फ्रांस गए और 1939 में ये वापस इंडिया आए। उसके बाद फिर से ये कहाँ चले गए थे, फ्रांस चले गए थे। पर देखिए, यहाँ पर हम जो ये पीरियड बता रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका लिंक किससे है, हमारे नोवेल से है। तो देखिए, 1928 में ये फ्रांस में थे और 1929 में इन्होंने इस नोवेल को लिखा। उस वक्त ये कहाँ थे, तो ये फ्रांस में थे। 1929 में ये नोवेल रिटन है, यानी राइट किया गया है। तो 1929 में ये नोवेल लिखा गया था। उसके बाद इस नोवेल को पब्लिश किया गया 1938 में। उस वक्त भी जब ये नोवेल क्या किया गया, पब्लिश किया गया, तो इस नोवेल के पब्लिकेशन के समय भी, कांथापुरा नोवेल के पब्लिकेशन के समय भी, इसके प्रकाशित होने के समय में भी राजा राव कहाँ पर थे, फ्रांस में ही थे। यानी ये नोवेल लिखा भी फ्रांस में गया, पर है किसके बारे में, फ्रांस में बैठकर वो लिख रहे थे जो इंडिया में चल रहा था उस वक्त। 1928 में किसका दौर था, तो वो था गांधी का दौर। तो महात्मा गांधी थे जो उनकी फिलोसफी से ही प्रभावित थे, उनके आंदोलनों से, कि कैसे वो इंडिया को फ्रीडम दिलवाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने अपने नोवेल में उतार दिया, कहाँ पर बैठकर, फ्रांस में। और प्रकाशित भी कहाँ किया इस नोवेल को, फ्रांस में ही किया गया था। और ये उनका फर्स्ट नोवेल है। उन्होंने बहुत से नोवेल लिखे हैं, जिनमें से ये पहला नोवेल है राजा राव का।
कांथापुरा। अब देखिए जो ये कांथापुरा है ये क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे इस कांथापुरा के बारे में। तो कांथापुरा हमारे नोवेल का नाम है, पर है क्या ये कांथापुरा, ये हम देखते हैं इसकी सेटिंग में। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम करेंगे इसकी सेटिंग की। सेटिंग क्या होती है, सेटिंग होती है, तो देखिए वैसे तो लोग बहुत करते हैं सेटिंग का यूज, पर वो सेटिंग यहाँ पर नहीं है। सेटिंग का अर्थ यहाँ पर है कोई ऐसी जगह, कोई प्रॉपर जगह जिसमें पूरा नोवेल है जो हमारा, पूरी कहानी है जो हमारी, वो क्या करती है, उसी सिटी के अंदर, उसी विलेज के अंदर, उसी स्थान पर, यानी या तो क्या हो सकता है, सेटिंग में क्या दिखाया जाता है, एक तो स्थान दिखाया जाता है और एक समय। तो स्थान कहाँ पर है, तो वो स्थान है हमारा फिक्शनल विलेज जिसका नाम है कांथापुरा। तो इसकी सेटिंग यानी पूरा नोवेल हमारा कहाँ पर चलता है, तो वो चलता है कांथापुरा में। अब कांथापुरा क्या है, एक गांव है। क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है, क्या वास्तव में इसका अस्तित्व है, तो ऐसा कोई गांव नहीं है, ये एक फिक्शनल विलेज है। फिक्शनल क्या होता है, काल्पनिक, सिर्फ कल्पना की गई है कि ऐसा कोई गांव है, उसमें ये सभी मूवमेंट चल रहे हैं, सभी कार्य जो है इसी कांथापुरा में चल रहे हैं, जो कि एक इमेजिनेशन है। तो यहाँ पर एक फिक्शनल विलेज है जिसका नाम है कांथापुरा। तो इसकी सेटिंग, ये पूरा नोवेल कहाँ चलता है, कांथापुरा में चलता है। ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और देखिए ये कांथापुरा है, जो इस विलेज के अंदर, इस गांव के अंदर क्या चल रहा है, वो सीन दिखाया गया है उस वक्त का जब भारत में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, यानी भारत के आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे। तो वो सभी कहाँ पर, कांथापुरा में दिखाए गए हैं कि यहाँ पर क्या प्रक्रिया थी लोगों की, क्या चाहते थे लोग यहाँ के कांथापुरा के, किसके लिए, हमारे आज़ादी के लिए, भारत के आज़ादी के लिए कैसे कांथापुरा के लोग स्ट्रगल कर रहे थे। तो यही है हमारे सेटिंग दैट ultimately liberated the nation from British colonial rule in 1947। और कैसे इस आंदोलन के बाद, कांथापुरा में जो आंदोलन हुए, कैसे उनके बाद भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में। तो ये सारे क्या है, इस नोवेल की सेटिंग है। यानी टाइम क्या दिया गया है, तो ये टाइम चलता है स्वतंत्रता पाने तक का टाइम, यानी जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो गया तब तक का टाइम इस सेटिंग में दिखाया गया है। और स्थान कौन सा है, वो है कांथापुरा, जो कि एक काल्पनिक विलेज है, एक गांव है। उसके बाद आती है इस नोवेल के थीम। एक क्वेश्चन आता है हमारा थीम पर, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो अगर हमें थीम पता है, वैसे तो आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन में मैं करवाऊंगी, पर यहाँ पर क्या है, हमारे थीम जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम नोवेल के बारे में पढ़ते जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम थीम की बात करते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या है, ट्रेडिशनल सोसाइटी दिखाई गई है। ट्रेडिशनल सोसाइटी, सोसाइटी होती है समाज। अब कैसा समाज है वो, ट्रेडिशनल, पारंपरिक, जो कि परंपराओं में बंधा हुआ है, पारंपरिक समाज, यानी कि ऐसा समाज जो कि परंपराओं को निभा रहा है। तो कैसे इस कांथापुरा में लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग कहानियाँ सुनाते हैं, यानी ओरली, रिटन में नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग ट्रेडिशनल है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट एलाइट पर्सन्स, यानी कि वे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, और वो अपने ट्रेडिशन में बिलीव रखते हैं, यानी कि वे अपने परंपरा में बिलीव रखते हैं। पहले की परंपरा क्या थी, ज़्यादा छुआछूत था, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग क्या करते थे, अस्पृश्य मानते थे दूसरे लोगों को, जो कि प्रीहा होते थे। प्रीहा मीन्स जो कि निम्न जाति के लोग होते हैं, निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनको प्रीहा कहा जाता था। तो कैसे कांथापुरा के लोग ब्राह्मणों को एक ऊंची जाति का मानते थे और निम्न जाति का किनको मानते थे, जो प्रीहा होते थे, तो उनसे वो नफरत करते थे, छुआछूत रखते थे और उनको किसी कार्यों में अपने आने नहीं देते थे, यानी कि जो भी संस्कार धर्म से रिलेटेड किए जाते थे उनमें वो आने नहीं देते थे उन निम्न वर्ग के लोगों को। तो ऐसा समाज था इनका।
जो कि जातिवाद पर बटा हुआ था, एंड पॉलिटिकल पावर। और यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे पटेल, रंगेगौड़ा और भट्ट जैसे लोग हैं, भट्टा या भट्ट आप उसको कह सकते हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, कि कैसे वे लोग अपनी पॉलिटिकल पावर का यूज करते हैं इस आंदोलन को दबाने के लिए, कैसे मूर्ति के खिलाफ खड़े होते हैं, कैसे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं, और वो एक तरफ से किसका हिस्सा होते हैं, पॉलिटिक्स का हिस्सा, जो कि गवर्नमेंट के साथ मिले होते हैं। उस वक्त गवर्नमेंट भी कौन सी थी, तो वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे। उसके बाद देखिए नेशनलिज्म, कि कैसे लोगों में देशभक्ति की, राष्ट्रीयता की भावना है वो उमड़कर आ रही थी। तो ये भी थीम हमारा यहाँ पर बनता है कि कैसे लोग अपने नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी कंट्री के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे थे, कैसे उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही थी। तो ये सब हमें इस नोवेल में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है लेबर एक्सप्लॉयटेशन, कि कैसे जो लेबर होते हैं, लेबर कौन होते हैं, जो परिश्रम करते हैं, कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मजदूर होते हैं, कैसे उन मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन होता था। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण करना, कि कैसे उन लोगों का शोषण किया जाता था, उन्हें कम पैसे देकर और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिला दी जाती थी और उनसे काम करवा लिया जाता था, पैसे उनके खुद रख लिए जाते थे, कैसे उनसे बहुत ज़्यादा ब्याज लिया जाता था। तो इस तरह से मजदूर वर्ग है जो, कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, कैसे उनका शोषण होता था, किनके द्वारा, जो यहाँ पर कुछ करैक्टर है, जैसे अभी मैंने बताया पटेल, रंगेगौड़ा, भट्ट जैसे करैक्टर है। भट्ट यहाँ पर क्या करता था, इन लोगों का शोषण करता था, अपने कॉफ़ी स्टेट में, अपने कॉफ़ी के प्लांटेशन में काम करवाने के बाद, कॉफ़ी की पैदावार होती थी उसके खेतों में, जिनमें वो इनसे काम करवाने के बाद इनका शोषण करता था और फिजिकली और मेंटली हर तरह से इनका शोषण किया जाता था। उसके बाद है यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन कास्ट्स अंडर अ गांधीयन सिस्टम ऑफ सोशल जस्टिस, कि कैसे समाज में न्याय की भावना आने लगी, और यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन कास्ट्स, कि कैसे जो अलग अलग धर्म के लोग थे भारत में, उनका यूनिफिकेशन होने लगा। यूनिफिकेशन मीन्स होता है यूनिटी बन जाना, कैसे उनमें समरसता आई, कैसे वो आपस में एक हुए। अब कब हुए वो, जब गांधीवादी आंदोलन चला, कि कैसे गांधी ने सभी को सिर्फ एक राष्ट्र के रूप में मान लिया, कैसे उनको प्रेरित किया, जो हमारा पूरा नेशन है उसमें कास्टिज्म वगैरह कुछ नहीं है, सभी मिलकर काम करेंगे तभी हमें आज़ादी मिलेगी। तो इस तरह से सभी जातियाँ एक साथ आई, आगे बढ़ी, और कैसे उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। उसके बाद आता है स्ट्रगल ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम इस नोवेल का, कि कैसे भारतीय स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल किया गया, स्ट्रगल ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, कि कैसे भारत के लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। तो अब हम चलते हैं इस नोवेल के करैक्टर्स पर। तो देखिए करैक्टर्स है, इनको हम जानेंगे, उसके बाद हम ऐसे टाइप क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। जब तक हमें करैक्टर्स नहीं पता तब तक हम उस नोवेल को नहीं याद कर सकते हैं, हमें याद होगा ही नहीं, क्योंकि हमें उनके बारे में पता ही नहीं होगा कि ये लोग हैं कौन और कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसके बारे में हमें कौन बताएगा, तो वो बताएगा इस नोवेल के करैक्टर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इसके नरेटर की, अचक्का। तो अचक्का कौन है, ये एक वुमन है। अचक्का क्या है, नाम है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए ये अचक्का है जो, ये है एक वुमेन, ये एक औरत है। शी इज़ द नरेटर ऑफ द नोवेल कांथापुरा, ये इस कांथापुरा नोवेल की नरेटर भी है। अब देखिए नरेटर क्या होता है, नरेटर होता है जो पूरी स्टोरी बयान करता है, जो पूरी कहानी में होने वाले, किसी नोवेल में, किसी उपन्यास में होने वाले किसी भी घटना के बारे में जानता है और उसका उल्लेख करता है, उसके सभी पात्रों के बारे में वो बताता है। यानी सब कुछ, जो कुछ इस नोवेल के अंदर चलेगा वो सब हमें किसके मुंह से सुनने को मिलेगा, वो मिलेगा हमें अचक्का के मुंह से सुनने को, क्योंकि वही है जो इस पूरी कहानी को जानती है। रिवील्स अ लिटल अबाउट हर सेल्फ, वो अपने बारे में इस नोवेल में बहुत कम बताती है। जब नोवेल स्टार्ट होता है अपने बारे में वो बहुत कम बताती है, हमें कुछ ही बातें पता चलती है जो हमें यहाँ देखने को मिली है। एल्डर एंड
ब्राह्मण, वो देखिए एल्डर तो है ही, एल्डर होता है बड़ी एज के, यानी बुजुर्ग है वो, और साथ ही साथ वो क्या है, एक ब्राह्मण। अभी देखिए जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि जो हमारा राजा राव है, राजा राव क्या है, एक ब्राह्मण था धर्म से, तो यहाँ पर उसने कांथापुरा के लोग भी कैसे दिखाए, तो वो दिखाए इसने ब्राह्मण। तो ये अचक्का है वो भी क्या थी, एक ब्राह्मण थी। वेरी फैमिलियर विद एवरीवन इन हर विलेज। अब देखिए वो एक एल्डरली वुमेन है। आपको पता है कि जो गांव का सिस्टम होता है, गांव का सिस्टम होता है जो उसमें कोई बुजुर्ग होता है, मान लीजिए हम किसी गांव में जाते हैं और वहाँ पर हमें कोई बुजुर्ग मिलता है, तो आप उससे किसी का एड्रेस पूछोगे, किसी के बारे में पूछोगे, तो वो आपको इमीडिएटली आंसर देगा, बहुत जल्दी आंसर देगा कि हाँ ये इसका बेटा है, ये वहाँ रहता है, क्योंकि उसे सारी नॉलेज होती है। वो उम्र के साथ साथ ज्ञान भी रखता है, उसे पता होता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर रहता है। तो उसी तरह से जो यहाँ पर अचक्का है, इस स्टोरी की नरेटर है अचक्का, उसको सबका पता है कि कौन व्यक्ति कहाँ रहता है कांथापुरा में, कौन किस कास्ट से है और कांथापुरा में क्या क्या हुआ था, तो ये सब जानती है अचक्का, क्योंकि वो एल्डरली वुमेन है। तो इसके बाद जो भी करैक्टर बचे हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो देखिए बहुत से करैक्टर है, अगर मैं यहीं पर करवाती हूँ तो आप यहाँ पर बोर हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर जितने भी करैक्टर्स बचते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से यहाँ पर समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।